हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर, व्हाट हैपेंड टुडे द ऑनरेबल, अरे वो कर एक सिंगल कर लेने दीजिए। अरे रुक जाओ भाई, नहीं देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। कुछ इश्यूज पर सुनवाई का भी कोर्ट ने फैसला लिया है। कब से? अगले महीने में। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, मूल वाद है उनका ट्रायल शुरू। अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, एक आइए सिंगल आपको भी अलाउ किया जाता है। तो आप इस वक्त सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को और विष्णु शंकर जैन विस्तार से इस बात को बता रहे थे कि उन्होंने किस आधार पर अदालत के सामने दलील रखी थी और अदालत ने उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया। अब अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उनका कहना है कि वो कैविएट दाखिल करेंगे, यानी कि उनको भी सुना जाए, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई फैसला सुनाए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे और एक कैविएट दाखिल करेंगे। कानून उन्होंने बताए थे उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको। और इस वक्त आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे। इस वक्त हरिशंकर जैन साहब वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। हरिशंकर जैन साहब, कितना बड़ा है ये फैसला, जरा विस्तार से बताइए हमें। ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। जो मुस्लिम का कथन था कि सूट मेंटेनेबल नहीं है जी, जैसा वर्शिप एक्ट से बाहर है, तो सारी बातें धराशायी हो गई और कोर्ट ने साफ साफ होल्ड किया है कि सूट मेंटेनेबल है, चलेगा। और मुस्लिम का जो क्लेम था दैट हैज बीन रिजेक्टेड। जी, अब इसके आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? हम केस में आगे बढ़ेंगे, वो जी। सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हम केस में अपनी तरह आगे बढ़ेंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा रोकने के लिए। जैन साहब, आप हमें सुन रहे हैं? हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा इन्हीं दलीलों के आधार पर कि रोका जाए। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशंकर जैन इस वक्त जुड़े थे और वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पे भी हम अपनी बात रखेंगे और आगे इस मुकदमे को लड़ा जाएगा। चूंकि ये वाद सुनवाई के योग्य हाईकोर्ट ने तय कर दिया है कि अब यहां से यह मुकदमा आगे चल सकता है, यानी कि आगे की सुनवाई की तारीखें भी अब निर्धारित हो गई हैं और संभवतः जो मैं सुन पाया वो 12 अगस्त की तारीख लगाई है अगली, जिस पर अब आगे इन केस पर अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। सबसे पहले तो अगर विनोद बंसल आप मुझे सुन रहे हो तो जरा बताइए क्या कहेंगे इस फैसले के बाद? साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ देशवासियों को कि न्याय की जीत हुई है। और देखिए, ये तो सुनवाई की बात है, अभी कोई हार जीत वाला मुद्दा नहीं है निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ डेफिनेटली कि ये जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय है ये पहली बार नहीं हुआ।
पहले भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, चाहे जन्मभूमि की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, और सिर्फ उच्च न्यायालय क्यों, मैं कहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार कहा है कि इन दोनों मुद्दों में किसी भी तरह की सुनवाई, या मैं भूतशाला को भी ऐड करता हूँ इसमें, भूतशाला वाले मामले में भी उन्होंने कहा है कि भाई ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की जो दुहाई देते हैं, अभी आपका पैलेस भी चिल्लाएंगे उसके लिए, तो वो किसी भी तरह से इन इन्वेस्टिगेशन में कोई एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, बार बार इनको डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं मेरी पोल खुल जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी, हमारी पोल खुल जाएगी। इस चक्कर में बार बार जो है ना, कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। मैं कहूँगा न्यायालयों से सर्वोच्च प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध न सिर्फ याचिका खारिज करें, बल्कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित करें कि बार बार माननीय न्यायालय का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ये मैं आऊंगा विनोद बंसल साहब आपके पास, चूंकि जुनैद हारिस साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी और अब इस बीच फैसला भी आ गया है, अब क्या कहेंगे आप? मैं जो बात कह रहा था मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूं कि 1707 में औरंगजेब मर गया था जी। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर बहुत से हिंदू राजाओं का उत्थान हुआ। इवन शिवाजी को भी हम देखते हैं, और वो तो है ही, उसके बाद बहुत से राजाओं का उत्थान हुआ है। मराठों का कब्जा हो गया था लाल किला तक पर, लेकिन इस इशू को क्या लिया गया, उठाया गया? नंबर एक सवाल मेरा ये नहीं, अगर आप नहीं, हाँ आपने जो भी सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आप अलाउ करेंगे, वरना पूरा कर सकते। जी, आप जरूर बताइएगा कि क्या मराठा राजाओं ने इस इशू को उठाया था? बिल्कुल। अगर चाहा था तो फिर उसको वो उसको ढा सकते थे। कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो समझौते की बात है 1968 की, ये आज़ाद हिंदुस्तान का फैसला है, जिसके अंदर सबने मिलकर के एक मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात की और संविधान के तहत चलने की बात की, और उसमें जाकर के समझौता हो चुका है कि अब इस तरीके से मामला ये होगा, अब इस पर दोबारा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है उसको नए सिरे से लाने की? और तीसरी बात, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? बौद्ध विहार के हवाले से बहुत बातें आती हैं कि 84,000 बौद्ध विहार तोड़े गए, क्या उन सब चीजों को उठा करके फिर से ला करके फिर से सिलसिला शुरू किया जाएगा? तीनों पॉइंट्स के हवाले से आप कह रहे हैं कि आप जवाब देना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूं। पूरे पॉइंट्स के हवाले से जवाब देना नहीं चाह रहा था। आपने चूंकि मराठों का जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह याद है 1707, अब उसमें जोड़ लीजिए कुछ और 63 साल, तकरीबन 1770 में ये पूरा का पूरा इलाका, चूंकि पहले औरंगजेब की सल्तनत थी, इसके बाद मराठों ने इस पर हमला करने के बाद इसको आजाद कराया था, और उसी वक्त मंदिर तामीर हुआ। इसके बाद वो मंदिर जर्जर हुआ। नहीं, माफ कीजिएगा, जो ईदगाह मौजूद है क्या उसको तोड़ दिया? उसको तोड़ा नहीं, तो मैं तो वही तो कह रहा हूं। तोड़ने का कल्चर मराठों का और हिंदुओं का नहीं रहा सर, तोड़ने का कल्चर नहीं रहा। लेकिन ये पूरा इलाका, नहीं, ये पूरा इलाका 1815 में विशाल रघुवंशी के पास जाऊंगा क्योंकि वो जुड़ गए कोर्ट परिसर के बाहर से। 1815 में ये पूरा का पूरा इलाका काशी के राजा ने खरीद लिया, ये पूरी जमीन खरीद ली। ये इसका तथ्य है, फैक्ट है, और ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। उन्होंने तभी बेची जब ये कब्जे में आ गया था। पूरा तकरीबन 13 एकड़ से ज्यादा की ये भूमि है। लेकिन विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जरा बताइए अंदर क्या हुआ आज अदालत के, और आदेश क्या है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया। 7-11 के तहत जो पुरस्कृता पे सवाल खड़े किए गए थे उसको फिलहाल जो है खारिज कर दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं थी वो बिल्कुल ठीक पाई गई हैं, और जो मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी 7-11 के तहत उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पुरस्कृता नहीं है, मतलब सुनवाई योग्य नहीं है, ऐसे में इसको लेकर जो है कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल की थी, और जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब जो पुरानी याचिकाएं जो हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई होती रहेगी, और ये माना जा रहा है कि लगातार हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा था उस दावे के अनुसार अगर जो बात कही गई थी, चाहे वो अगर हम बात करें जो पूरा जो जजमेंट है उसमें जो चीजें कही गई हैं, जिसमें ये इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ये पूरी याचिका थी इसमें जो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, इसमें जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनकी जो एविडेंस है वो सही पाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो 7-11 की बात कही जा रही थी कि पुरस्कृता पर सवाल खड़े किए जाते, उसको फिलहाल जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका मिला है, और इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे मामले में कई चीज़ों का जो है जिक्र किया गया है कोर्ट में। तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अगर बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो सभी 18 मुकदमे में जो एक ही प्रार्थना है उनको सुनवाई किया जाएगा, उनकी सुनवाई लगातार जारी रहेगी। इसके साथ साथ जो मूलवार संख्या
6, 9, 16 और 18 है। इसमें अन्य बातों के अलावा ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी सुनवाई लगातार चलती रहेगी और जो स्वीकार्यता को लेकर जो चुनौती थी, जो ये कहा गया था कि पोषिता की बात कही जा रही थी, उसको फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात पर जो है आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने याचिका इसमें जो मांग की है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और मुस्लिम पक्ष को फिलहाल एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है। और आपको बता दें कि इसमें आदेश 7/11 के तहत जो आदेश होता है, जिसमें जो तमाम ये चीजें होती हैं, तो कुछ इसी तरह से काशी विश्वनाथ मामले में भी हुआ था जब सर्वे की शुरुआत हुई थी। तो अब फिलहाल मथुरा मामले को लेकर, जो शाही इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है। जी ठीक है। जी